नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गायों की थारपारकर नस्ल के पहचान के लक्षण एवं पालन पर जानकारी। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एलोवेरा की खेती करके कमाएं अधिक लाभ। डेयरी पशुओं में किसानों को जिस भी नस्ल का पशु मिल जाता है उसी का पालन करने में किसान लग जाते हैं। ऐसे पाले गए पशुओं से अधिक दूध उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से नस्लों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको अधिक आय प्राप्त होगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जानकारी लाए हैं गाय की थारपारकर नस्ल के बारे में, जिसका पालन कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस पर जानकारी दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ। अभी तक भारत देश के अंदर सभी नस्लों के ऊपर उन्नत कार्य हुआ है, पर थारपारकर नस्ल के लिए बहुत कम लोगों ने ही कार्य किया है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए थारपारकर को संवर्धन और संरक्षण के लिए हम लोगों ने इस ब्रीड को डेवलप करने का कार्य किया है। कृषि से व्यवसाय के रूप में प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और बहुत से किसान ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए विदेशी नस्ल की गायों का भी पालन कर रहे हैं। यदि तुलना की जाए तो अपने देश की देसी नस्ल की गायों की तो वहीं दुग्ध उत्पादन के साथ साथ रोग रोधी भी होती है और बदलते मौसम के प्रति काफी सहनशील होती है, जबकि विदेशी नस्ल की गायों में मौसम परिवर्तन के समय विभिन्न प्रकार के रोगों की समस्या होती है। इसलिए आज के परिवेश में देशी नस्ल की गायों का पालन करना काफी सस्ता और लाभकारी साबित हो रहा है। लेकिन कैसे, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। थारपारकर गाय के लिए ओरिजिन बेसिकली सिंध और पाकिस्तान से प्रारंभ हुआ था। इस गाय की कैरेक्टरिस्टिक में इसमें थंब होता है, इसके गल गंबल में 3 छल होते हैं और इसके सींग ज़्यादा बड़े आकार के नहीं होते, सीधे पशु होता है। इसको देखने सुंदरता इसकी दिखती है, पूरा सफ़ेद कलर में मैक्सिमम होता है। सर्दियों के समय थोड़ा इसका कलर चेंज भी होता है। दूध में भी गुणवत्ता अधिक होती है। इसका बेसिकली दिखने में जो उभार है वो ये गाय का है। प्रोडक्टिविटी अभी हमारे पास 6 से 7 लीटर एक टाइम आ रही है, दोनों टाइम का 14 लीटर दूध हो रहा है। इसमें फैट भी 4.5 से 5 तक जा रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थारपारकर पशु के पशुपालन से हम देखें तो इसमें दूध की गुणवत्ता को देखते हुए इसका देसी गाय का थारपारकर की घी की वैल्यू आज 1000 से 1200 रुपये किलो की है। इसके अलावा इसके गोबर और गौमूत्र से जितनी भी दवाइयाँ बनती है वो अधिक कार्यकारी होती है। थारपारकर पशु की विशेषता ये है कि मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर भी ये पशु सर्वाइव करता है और इससे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ मिल्क और ओपन ग्रेजिंग से जो चारा या खा के आती है उसमें वो इस तरह की औषधियाँ और चीज़ें खा के आती है कि जो उसके पशुपालक को जो भी बीमारी होती है उस तरह के इलाज के लिए भी वो चीज़ काम आती है। पशुपालक भाइयों, अभी आपने थारपारकर नस्ल की गाय की पहचान और गुणों के बारे में जानकारी ली। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता एवं ब्यांत काल के बारे में आइए जानते हैं। और विशेषतया ब्रीडिंग में हमारे पास जो पशु अभी अवेलेबल है उसमें 6 से 7 लीटर तक के पशु एक टाइम की मिल्किंग है, दोनों टाइम के 14 से 15 लीटर और फैट में भी 4.5 से 5 तक का इजाफा आ रहा है। इसके गौमूत्र और गोबर से भी हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम यहाँ कर रहे हैं उसमें अच्छे रिजल्ट है। इस गाय के द्वारा उत्पन्न घी और दूसरी चीज़ें भी जो प्रोडक्ट हमारे यूज हो रहे हैं घरेलू उपयोग और दूसरी चीज़ों में भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। हमने जो यहाँ पे फॉडर के लिए उपयोग किया है तो पशुपालकों के लिए ध्यान में देने लायक बात मैं बताना चाहता हूँ कि फॉडर में विशेषतया हमारे यहाँ पे नेफियर और मोरिंगा जैसी घास को भी उत्पन्न किया गया है। इस घास के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि नेफियर और मोरिंगा भी आप उपयोग करें और थारपारकर पशु के लिए, गाय के लिए इसको गौ माता समझकर कार्य करें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारे कार्यों को परिपूर्ण तरीके से एकदम देसी तरीके से किया है। शेड भी हमने बिल्कुल नॉर्मल और देसी तरीके का बनाया है जिसमें कि ज़्यादा गर्मी न रहे और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहे। अनुमानन तो अभी हमारे पढ़ने में भी आया था कि कुछ सैकड़ों संख्या में ही थारपारकर पशु ओरिजिनल ब्रीड में अवेलेबल है। मेरा निवेदन पशुपालकों से भी यही है कि अगर आपके पास थारपारकर कैरेक्टरिस्टिक 80% या 70% भी पशु है तो उसका नेक्स्ट सीमन से भी करो या जैसे भी आप करो, कंसीव करवाओ, आप बेसिकली थारपारकर से ही करवाओ कि उससे आप आने वाले 2-3 पीढ़ी के अंदर आपको प्योर थारपारकर ब्रीड मिलेगी और उसका बचाव होगा। अदरवाइज ये देसी ब्रीड में मिक्स हो सकती है और एचएफ के साथ भी मिक्स हो जाए। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
जिसे ग्वार पाठे के नाम से भी जानते हैं, यह एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग तमाम तरह की दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। यही वजह है जो किसान एलोवेरा की खेती कर रहे हैं वो अच्छी आय कमा रहे हैं। आप भी अगर एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती की तकनीक के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर सौदान सिंह। एलोवेरा की खेती सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है। एलोवेरा की खेती हमारे राजस्थान, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से लेके उत्तर भारत के मैदानी भागों तक बलुई ज़मीन में की जा सकती है। अगर इसकी खेती राजस्थान और गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में की जा रही है तो इसकी जो फसल लगाने का समय है वो है बरसात शुरू होने के साथ साथ, यानी कि जुलाई के आसपास। और अगर इसकी खेती अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे उत्तर भारत के मैदानी भागों में की जा रही है तो जब बरसात ख़त्म होने जा रही हो सितंबर के आसपास शुरू होता है, और सिंचित क्षेत्रों में अगर खेती की जा रही है तो सितंबर से लेकर फरवरी तक इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा के उपयोग के बारे में। तो इसमें कई औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग आयुर्वेद में बड़े पैमाने से होता आ रहा है। आज के दौर में कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां इसका उपयोग चिकित्सा के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन जैसे फेस वॉश, क्रीम, शैम्पू, दंत पेस्ट, अन्य कई सारे प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इसकी बढ़ती मांग की वजह से इसकी खेती व्यावसायिक रूप से शुरू हो गई है। किसान भाइयों, अब बात आती है इसकी उन्नतशील प्रजातियों की। सिमशीतल L125 प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनका हमारे किसान भाई व्यावसायिक स्तर पर खेती करने में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो एलोवेरा के पौधे किसी भी प्रकार की उपजाऊ अनुपजाऊ मिट्टी में आसानी से उग जाते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पौधा अधिक जल भराव और पाला पड़ने वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की 2 बार अच्छे से जुताई कर उसमें प्रति हेक्टेयर 10 से 20 टन के बीच अच्छी पकी हुई गोबर की खाद डालें और रासायनिक उर्वरकों में 120 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम DAP और 60 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 1/3 एवं अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा का प्रयोग भूमि की तैयारी के समय करें तथा यूरिया की शेष बची हुई मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार में प्रयोग करें। अगर उठी हुई क्यारियां, जिनको रेज्ड बेड कहते हैं, वो बना ली जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एलोवेरा ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कम पानी इसके लिए समस्या नहीं है। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो इसमें बीमारी और फसल में सड़न आ जाती है। अब खेती करने के लिए पौध सामग्री की जहाँ तक बात है तो पुरानी फसल से छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको ही लगाया जाता है। इसके बाद 60 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर या फिर 45 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके पौधे लगा दिए जाते हैं। अब खेती या कहें कि फसल लेने के जो तरीके हैं 3 हैं इसमें। एक तरीका तो ये है कि फसल एक बार लगाई और पूरी फसल एक बार काट ली। दूसरा तरीका ये है कि फसल एक बार लगाई, उसमें से जो बड़े बड़े पौधे हैं वो काट लिए, छोटे छोटे पौधे आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिए। तीसरा तरीका ये है कि बड़े बड़े पौधे में से भी बड़ी बड़ी पत्तियां तोड़ते गए और छोटी छोटी पत्तियां को छोड़ते गए। तो ये खेती जगह और आवश्यकता अनुसार तीनों तरीके से की जा सकती है। आमतौर पर इसकी उपज की बात करें तो उपज की जो बात है, इसकी 200 से 300 कुंटल पत्तियां आराम से पैदा हो जाती हैं और जिनका बाजार भाव 2 से 3 रुपए किलो किसानों को आराम से मिल जाता है। इसकी जो मुख्य समस्या कहें या मुख्य ज़रूरत कहें वो ये है कि जहाँ पर खेती हो रही है उसी के आसपास इसकी प्रसंस्करण का या तो कुटीर उद्योग या फिर इसका उद्योग होना चाहिए, जिससे कि इसका प्रसंस्करण जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि काटने के बाद इसकी पत्ती को
बहुत कम समय के लिए रखा जा सकता है, यानी कि खराब हो जाती है। इसके अलावा इसकी फसल बहुत ही अच्छी है और इसकी खेती की लागत की जहाँ तक बात है 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है और 2 से 3 लाख रुपए आराम से मुनाफा किसानों को मिल जाता है। तो इस तरह से ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, बलुई ज़मीन के लिए, आपकी जो खराब ज़मीन है उनके लिए बहुत ही उपयोगी अच्छी फसल है। समस्या केवल या ज़रूरत केवल ये है कि इसका प्रसंस्करण जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि सलाह केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर द्वारा भेजे गए मौसम के पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। आगामी 5 दिनों में हवा की गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 34 से 35 एवं न्यूनतम 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 75 से 80% तक एवं न्यूनतम 23 से 29% तक रहने की संभावना है। जहां मक्का तथा ज्वार की फसल पकने की अवस्था में हो वहां इनके पके हुए भुट्टों की तुड़ाई करें तथा इनको छाया में सुखाएं। जहां मूंग, उड़द आदि दलहनी फसलें पकने की अवस्था में हो वहां इनकी पकी हुई फलियों की तुड़ाई करें। चने व सरसों की बुवाई हेतु ये उपयुक्त समय है, अतः 15 अक्टूबर से पहले शीघ्र बुवाई करें। चना GNG 146, RSG 144, RSG 888, RSG 902, RSG 895 एवं प्रताप चना 1। सरसों RGN 73, बायो 902, आशीर्वाद RH 9304, RH 9802 एवं RH 8812। सब्जी की फसलों में निराई गुड़ाई करें। रबी में सब्जी की फसलों जैसे मिर्ची, बैंगन, टमाटर आदि लगाने के लिए पौध तैयार करने के लिए क्यारियां। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में बात करें पालक की, तो इसकी खेती संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। जैसा कि यह समय पालक की बुवाई के लिए उपयुक्त चल रहा है, तो किस प्रकार से करें इसकी उन्नत खेती जिससे अधिक उपज मिल सके, इस बारे में आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सरदार सिंह से। इस समय जो है गर्मी भी है, क्योंकि बारिश हुई है तो उमस है। तो ऐसी अवस्था में जब पौधे उगते हैं तो उसमें जड़ गलने वाली समस्या सबसे ज़्यादा आती है। जड़ गलने वाली बीमारी को कंट्रोल करने के लिए खेत में सबसे बढ़िया है कि ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। खास करके सब्जी वाली जो पालक है और धनिया है, इसमें जैविक दवाओं का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए और इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है। तो पहले 4 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा करीब 50-60 किलो गोबर की सड़ी हुई बारीक खाद में मिला के रख लें। 5-6 दिन बाद उसको पलट दें, फिर 4-5 दिन बाद उसको खेत में डाल के और अच्छी तरह मिट्टी में मिला देना चाहिए। पालक की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में पैदा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम भूमि बलुई दोमट होती है। पालक का हल्का अम्लीय भूमि में भी उत्पादन किया जा सकता है। उर्वरा शक्ति वाली भूमि में बहुत अधिक उत्पादन किया जा सकता है। पालक की खेत की 3-4 बार जुताई करके खेत तैयार करना चाहिए। जुताई के समय हरी या सूखी घास को खेत से बाहर निकालकर जला देना चाहिए। इस प्रकार से खेत को अच्छी तरह तैयार व साफ करके मिट्टी को भुरभुरा करना चाहिए तथा बाद में खेत में क्यारियां तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद छोटी छोटी डोलियां बना के और उसमें
पालक की बिजाई करनी चाहिए। अभी बारिश हुई है, मौसम ठंडा है, तो आगे भी ज़्यादा गर्मी होने के आसार नहीं है, तो आप पालक की बिजाई अभी कर सकते हैं। पालक को कतारों में भी बोया जाता है, जो कि आगे सुविधाजनक रहता है। कतार से कतार की दूरी 20 से 35 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई 1-2 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस विधि में निराई, गुड़ाई तथा कटाई आसानी से हो जाती है। देखिए, जो पालक की वैरायटी है ऑल ग्रीन वैरायटी का पालक आप तैयार करेंगे तो हमारे जो जीटी बेल्ट है या दिल्ली मार्केट है, इसमें उसकी मांग ज़्यादा होती है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटियाँ निकाल रखी हैं प्राइवेट कंपनी वालों ने, लेकिन उन सभी में भी ऑल ग्रीन वैरायटी का अभी तक कोई जवाब नहीं है। ऑल ग्रीन वैरायटी पालक में सबसे बढ़िया है। 1 एकड़ के लिए 10 से 12 किलो बीज सफिशिएंट होता है। और जो ऑल ग्रीन वैरायटी है, इसका बीज कई कंपनी है जो सीड प्रोडक्शन करती हैं। हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन भी बीज उत्पादन इसका ऑल ग्रीन का करते हैं, और हम यहाँ से अपना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ से बीज प्राप्त करते हैं और उससे बीज तैयार करवाते हैं। ये भी देखा गया कि जो मात्रा बीज अगर ज़्यादा एक जगह पे बोते हैं तो भी उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि काफ़ी घिन का हो जाता है और उसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। पालक की फसल के लिए पहली सिंचाई अंकुरण के 6-7 दिन के बाद करनी चाहिए। इस प्रकार से जाड़ों में 12-15 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहना चाहिए। पालक की फसल में खरपतवार अधिक हो जाते हैं। इनको पहली, दूसरी सिंचाई के तुरंत बाद खेत में निकाई गुड़ाई करते समय फसल से शीघ्र उखाड़ या फिर निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से 2-3 निकाय फसल में करना अति आवश्यक है। पालक की उपज प्रत्येक जाति के ऊपर निर्भर करती है। ऑल ग्रीन का 30 टन तथा पूसा ज्योति की उपज 40 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। औसतन प्रत्येक जाति की उपज 25 से 35 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खुर्द, जिला बाड़मेर के कृषक मनोज सिंह ने। यह बेल के बाग में लगने वाले रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे बेल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी पहचान क्या है और उसका नियंत्रण क्या करें। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बेल के उद्यान लगा रखे हैं, उनके बाग में इस समय कुछ बीमारियों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो किसान भाई कैसे इसे पहचाने और समय रहते नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाए, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात करें जो बेल में जो एक रोग आता है वो आता है पत्ती धब्बा रोग। इसकी पहचान कैसे करें किसान भाइयों? जो बेल में जो पत्तियों पे जो धब्बे बन रहे हैं वो भूरे कलर के होंगे, थोड़े दिन बाद में वो काले से हो जाएंगे और उनके चारों पे देखेंगे तो एक पीला सा घेरा दिखाई देगा। ये जो धब्बे बनेंगे धीरे धीरे 1 बनेंगे, 2, 4 बनेंगे, 10 बनेंगे, पूरी पत्ती को कवर कर लेंगे, पत्ती जड़ के नीचे गिर जाएगी, हमें उपज में नुकसान होगा। तो किसान भाई, ये तो रही पत्ती धब्बा रोग की पहचान की बात। और अब हम बात करते हैं कि इससे हम हमारे जो बेल के जो पौधे हैं उनको कैसे बचाएं। तो बचाने के लिए किसान भाई हम बात करें कि जो बेल में पत्ती धब्बा रोग आ रहा है उसको बचाने के लिए में फफूंदनाशक 2-3 दवाइयाँ हैं, उनमें से कोई एक दवाई लें और उसका छिड़काव करें। तो पहले बात करें जो किसान भाई हो, जो अच्छी जो दवाई आ रही है वो है मैनकोजेब, जो फफूंदनाशक है उसकी 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर के
घोल बना करके छिड़काव करेंगे, कम से कम 3 छिड़काव करेंगे 15-20 दिन के अंतराल पे, तो ये पत्ती धब्बा रोग बील में आ रहा है उससे हम बिल्कुल निजात पालेंगे। किसान भाइयों अगर मैनकोजेब नहीं मिल रही है तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटोस के नाम से मार्केट में आ रहा है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। उसकी मात्रा भी आपको 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लेकर के छिड़काव करना होगा। बेल के बाग में फल फटने की एक मुख्य समस्या देखी जाती है, जिसके कई कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं फल फटने के कारण, लक्षण और रोकथाम के उपायों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। इसके साथ ही साथ एक जो मुख्य एक समस्या और आती है किसान भाइयों, वो है इसमें बेल में फलों का फटना। इसमें किसान भाइयों फलों के फटने के कई कारण हो सकते हैं। जो मुख्य कारण हो सकता है और जो होता है वो कारण है कि एक तो पानी अगर आप सही समय पर नहीं दे रहे, पानी की मात्रा सही समय पर नहीं दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, इसमें अगर जो पोषक तत्वों की कमी है अगर वो भी है तो उससे भी बेल में जो फल है फटने की समस्या बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों अगर ये समस्या हमारे बगीचे में रहती है बेल में फल फटने वाली, तो उसमें ये भी ध्यान रखना होगा, बचाव करने पड़ेंगे। और बचाव के जो तरीके किसान भाई वो है कि जो पानी हम बगीचे में दे रहे हैं वो रेगुलर दें और उसकी मात्रा फिक्स रखें हम। तो पानी की मात्रा में बदलाव आने से, चेंज आने से, जो पानी के जो भाव की मात्रा पौधे में जो उपलब्ध हो रहा है ज़्यादा, उसमें चेंज आने से जो फलों में पानी का सर्कुलेशन ज़्यादा कम हो जाएगा, कभी बढ़ेगा, तो पानी का कम ज़्यादा होने से जो फल जो वो फट जाते हैं। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण किसान भाई अगर बगीचे में हमने सही ढंग से पोषक तत्व नहीं दिए तो उससे ये उसमें जो मुख्य जो पोषक तत्व जो कमी जो देखी गई है वो है बोरोन की कमी। उस बोरोन की कमी से भी ये फल फटते हैं। तो किसान भाइयों अगर ये समस्या उसमें खेत में है तो आपको जो बोरेक्स जो आ रहा है उसका इसमें छिड़काव करना होगा। और इसकी मात्रा किसान भाइयों को बोरेक्स की 5 ग्राम 1 लीटर पानी में बोरेक्स का घोल बना करके हम अगर फल फटने की समस्या है तो उसमें हमें कम से कम 2 से 3 छिड़काव आपको करने पड़ेंगे। तो जो फल फटने वाली समस्या को काफ़ी हद तक हम कम कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ पानी का जो हमने देखा कि उतार चढ़ाव जो है, गैप है, उसको भी मेंटेन करते हुए बिल्कुल सही समय पर, बराबर समय पर, सही ड्यूरेशन पर पानी की सप्लाई करेंगे। तो ये जो बेल में फल फटने वाली समस्या है किसान भाइयों को, उसमें बिल्कुल हम निजात पालेंगे और हमें फल उसको बचा लेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मसाले की विशेष फसल मेथी की बुवाई पर तकनीकी जानकारी। कृषि आदानों की खरीदी करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।